एवरीवन, आर एस प्री 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और टिल लास्ट दिसंबर तक चलने वाली है। ये जो 3 महीने का जो स्ट्रेटजी है, जो शेड्यूल है, जो स्टडी प्लान है, वो मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है। मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो खुद से स्टडी कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनका कोचिंग कंप्लीट हो चुका है, जो फर्स्ट टाइम आरएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो जॉब करते हैं, बहुत सारे मेरे जूनियर्स या सीनियर्स हैं जो घर के बहुत सारे काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ फिर भी अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जो हिम्मत बांध रखी है, जो उन्होंने ठान रखा है, अपना सपना देख रखा है। मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरीके से कुछ हेल्प कर सकूँ लोगों की, कि लोगों को नहीं पता होता कि स्टडी किस तरीके से भी की जाती है। ये जरूरी नहीं कि आप एक सब्जेक्ट लेके प्रिपेयर करे जा रहे हो। जैसे आपने सुना है कहीं से कि अगर आपका साइंस क्लियर होगा, आपका राशन जी के क्लियर होगा तो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, इकोनॉमिक सर्वे अच्छा होगा आपका तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। यार नहीं यार, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, परंतु अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो मेरे अकॉर्डिंग और जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है ना, तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि हमारी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और दिसंबर तक चलने वाली है। 3 महीने की ये सीरीज़ है जिसमें मैंने ठाना है कि पूरे सिलेबस को, आर एस प्री के सिलेबस को कंप्लीट करा पाऊँ और रिवीजन भी आपको करा पाऊँ, क्योंकि जो मैं शेड्यूल देती हूँ उसी के साथ आपको रिवाइज भी करवाती हूँ। मैं आपको साथ में बताती हूँ कि आपको रिवीजन भी करना है। अब बताती हूँ कि आखिर इस शेड्यूल को मैं डिटेल में डिस्कस क्यों करती हूँ। यार स्टडी प्लान बनाने तक तो ठीक है मैडम, पर आप स्टडी प्लान है 3 दिन के गैप में होता है कि आज आ रहा है, देन उसके बाद वापस थर्ड डे 12 बजे आएगा। तो यार ऐसा होता है ना कि स्टडी प्लान दे रही हूँ तो मैं डायरेक्ट टेलीग्राम में आपको पीडीएफ सेंड कर सकती हूँ या लिखकर सेंड कर सकती हूँ, आपको यही पढ़ना है। मैं ये डिटेल में डिस्कस क्यों करती हूँ? डिस्कस करने का यार मतलब कि सबसे पहला और अहम मुद्दा एक ही होता है मेरा, ये सिलेबस। जो आरएस का सिलेबस है ना यार, उसमें जो लाइनें दे रखी है सिलेबस में, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी संस्कृत के ग्रंथ की लाइनें हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं समझ सकता यार कि आखिर ये जो चैप्टर है, इसमें ये जो टॉपिक है उसमें कौन कौन सा चैप्टर आएगा, ये जो पूरी यूनिट है इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। यार कोई एक चैप्टर तो लिखा होता है, फिर उसमें सब टॉपिक इतने सारे बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि दे तो इतना सा टॉपिक रखा है, इतने सारे बिंदु भी हो सकते हैं इसके। तो ना उस चैप्टर की आड़ में बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं अपने, फिर अपन सोचते हैं एग्जाम में कि आखिर क्वेश्चन आया कहाँ से। इस वजह से मैं ये सिलेबस डिस्कस करती हूँ। आप लोग जो भी ये सिलेबस देखते हो प्लीज़ आप पूरा देखा करो, तभी जाके आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। एक्चुअली क्या करता है, बच्चा कोचिंग करता है ना तो उसको टीचर्स बताते हैं कि आपको ये चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ छोड़नी है। परंतु जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी उन्होंने ज्वाइन नहीं करी, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बेहतर होती है कि आपको क्या चीज़ इस टॉपिक में क्या पढ़नी है और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़नी है। देन अगर मैं बुक की बात करूँ कि आखिर ही पढ़े कहाँ से, तो मैंने वैसे तो पूरा बुक लिस्ट वीडियो डाल रखा है, आप वो बुक परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप वो बुक्स भी परचेज नहीं कर सकते तो डोंट वरी, टेलीग्राम में मैंने सारी पीडीएफ्स अपलोड कर रखी है। जो शेड्यूल में सब्जेक्ट चल रहा है वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इस वजह से आप जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और जो भी नई अपडेट होती है वो सारी टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड करती हूँ। आर एस प्री 2024 का जो स्टडी प्लान मैंने स्टार्ट किया है, उसको राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो डिप्टी जेलर हो, चाहे टीचर्स के कोई से भी एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट का एग्जाम, जिस एग्जाम में भी राजस्थान जीके आती है, इंडिया जीके आती है या फिर जो जीके वाला पोर्शन आता है, वो सारे लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और बुक नहीं है तो मैंने बुक लिस्ट सजेस्ट कर रखी है, आप वहाँ जाके बुक्स देख सकते हैं। बुक भी नहीं है तो भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर रखी है। आप सभी लोग इस शेड्यूल को ज्वाइन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। करते हैं आज का वीडियो, देन उसके बाद कुछ बातें शेयर करती हूँ आपसे। यूर वेलकम टू हमारे भाभी ऑफिसर्स, आखिर आप ऑफिसर्स जो बनने वाले हो सबके सब। तो स्टडी प्लान स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर्थ स्टडी प्लान जो फोर्थ शेड्यूल है, एंड आज आ रही है 10 अक्टूबर को 12 बजे, एंड जो नेक्स्ट स्टडी प्लान होगा, जो 5th स्टडी प्लान होगा, वो आएगा हमारा 13 अक्टूबर को। सब्जेक्ट है टोटल 10 और हमेशा की तरह टॉपिक दे रखे हैं मैंने एक एक, और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखो, भारत का इतिहास जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, भारत का इतिहास वो हमने पढ़े थे। प्रमुख राजवंश चल रहे थे, इनमें से हमारा मौर्य हो चुका, कुषाण हो चुका और सातवाहन राजवंश हो चुका। आई होप डेट कि आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा सभी को, बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से सब आप पढ़ रहे होंगे। और आज हम इसके आगे का स्टार्ट करते हैं, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल राजवंश, है ना। ये देखिए, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल राजवंश। ये क्या है कि गुप्त, जो अगर गुप्त की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो ये जो गुप्त राजवंश है यार, सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो वो गुप्त से पूछे जाते हैं, गुप्तकालीन हर एक चीज़। तो गुप्त काल में बात करेंगे, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त काल का समय था, उसके बाद जो गुप्त काल के बाद का समय था उसको बोलते हैं हम गुप्तोत्तर काल। गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोत, जो गुप्त काल के ऐतिहासिक स्रोत थे वो कहाँ से मिले हैं ना, कहाँ प्रमाण मिले हैं जो गुप्त काल के हैं। गुप्त काल के शासक और प्रशासन, ये ध्यान रखना, यहाँ आर्ट एंड कल्चर पर बोलते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और साहित्य यहाँ से आता है।
इसमें जो हर्षवर्धन का समय था और यहाँ जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे वो, और राजपूतों का उद्भव, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, गुप्तकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था। और इसी के साथ बात करूँ नेक्स्ट की, चालुक्य, पल्लव, चोल वंश की, तो ये दक्षिण भारत के राजवंश है सभी। दक्षिण भारत के राजवंश में वैसे तो बहुत सारे राजवंश है, जैसे बात करूँ संगम, चेर वंश, पांड्य वंश, चोल, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वंश, ये सभी दक्षिण भारत के राजवंश है। परंतु जो हमारा सिलेबस है, क्योंकि हमें पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, तो सिलेबस में दे रखे हैं ओनली गुप्त, जो कि हम पढ़ चुके हैं, चालुक्य, चोल और पल्लव। हालांकि राष्ट्रकूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु हमारे सिलेबस में ये मेंशन नहीं कर रखा, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आप ओनली पल्लव वंश, चोल वंश और चालुक्य वंश पढ़िएगा। राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो फाइनली बहुत बहुत बधाई हो, राजस्थान हिस्ट्री का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि राजवंश का था। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस रह चुका तो आप उसका रिवाइज करना। देन जो ये प्राचीन राजस्थान था उसको बड़ा अच्छे से कंप्लीट किया है, राजवंश था, जो ये सारी चीज़ें हो गई ना उनको बड़ा अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है हमारी। देन अब जो नेक्स्ट है आधुनिक राजस्थान, जो कि मॉडर्न राजस्थान है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत अगर राजस्थान हिस्ट्री में कहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो है आधुनिक राजस्थान। इसके 4-5 टॉपिक है, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक है ना, और है राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। ये जो दूसरा हमारा पॉइंट है, ये टॉपिक है राजनीतिक जागरण, जो कि समाचार पत्रों में राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। इसका एक कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति कारक, जैसे 18 स्थानीय क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, प्रजामंडल हो गया, इन सबके जो समाचार पत्र थे है ना, या फिर कोई मेन संस्थान थे, आपको इन्हीं के साथ में उनको थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ना है, क्योंकि जो समाचार पत्रिकाएँ थी वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये देखो, अगर हम सिलेबस में देखें तो जैसे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक है ना, तो यार स्टूडेंट कैसे समझेगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में ये क्या है, मतलब कि जो लैंग्वेज है वही नहीं समझ आती है। बस डिस्कस करने का एक बहुत ज़्यादा अहम हमें प्रॉफिट होता है कि ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या क्या है, इसमें आखिर है क्या चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है ब्रिटिशकालीन संधियाँ। जो अंग्रेज़ थे उस जिस समय राजस्थान में वो आए, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स के साथ जो संधियाँ हुई वो सब ज़्यादा पूछी जाती है। संधियों से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। उसके बाद में जो ब्रिटिश काल है उस समय का प्रशासनिक और न्यायिक सामाजिक परिवर्तन क्या था। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 18 स्थान की क्रांति से स्टार्ट हो जाता है। 18 स्थान की क्रांति, और राजस्थान जो 18 स्थान की क्रांति है वो इंडिया से स्टार्ट हुई, तो 18 स्थान की क्रांति को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये राजस्थान का पेपर है, और इसी वजह से इसमें राजस्थान के संदर्भ में 18 स्थान की क्रांति पूछी जाएगी। राजस्थान में प्रमुख क्रांतिकारी जो 18 स्थान की क्रांति में जो प्रमुख क्रांतिकारी आप पढ़ोगे वही होते हैं प्रमुख क्रांतिकारी, है ना, और प्रमुख क्रांतिकारी नेता, ये सारे 18 स्थान की क्रांति में आ जाते हैं। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें जो भी समाचार पत्रिकाएं आए, जो भी पत्र आए, वो उनको हाईलाइट कर लेना, इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। थर्ड सब्जेक्ट की बात करो राजस्थान भूगोल। अभी तक हम बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि बताऊं मैं आपको सिलेबस में राजस्थान भूगोल, ओके, हमारा भू आकृतिक प्रदेश है उनकी विशेषताएं कंप्लीट हो चुका, उसके साथ में स्थिति एवं विस्तार भी हो चुका, जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा था, क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ते तो ये चैप्टर हमें समझ नहीं आता। जलवायु की विशेषताएं हो चुकी, लास्ट शेड्यूल में हमारा नदियाँ हुआ था और जिले मैंने छुड़वाया था क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और जी अभी इस वाले जो शेड्यूल है उसमें पढ़ना है हमें प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और झीलें, है ना। और जो प्रीवियस शेड्यूल में हमने कंप्लीट किया था नदियाँ, उन नदियों को वापस रिवाइज करना है और उनके क्वेश्चंस निकालना है। जलवायु को भी रिवाइज करना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे जहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वनस्पति का डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और मृदा का भी, है ना। तो आप इसमें हमारे सब टॉपिक्स है राजस्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक और वनों का वर्गीकरण, और राजस्थान में वन एवं वन्य जीवों की स्थिति, और मृदा को अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा। आप देखना, आप अगर जैसे ये चैप्टर पढ़ा आपने, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा करो, जिससे आपको पता चले कि यार क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। इस चीज़ का पता क्वेश्चन से ही निकल सकता है। राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का राजस्थान आर्थिक समीक्षा का मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सबसे पहले आप उसको जाकर देखना, तब पता चलेगी आपको राजस्थान की इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है आखिर। हम इसमें 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, याद करके, वो भी मुँह जुबानी की, आपको डायरेक्ट मुँह में याद है। अगर अभी भी मैं आपको पूछ लूँ ना, बताओ आर्थिक वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदेश में फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज बताओ। आप यूँ बता दो, यूँ 1 सेकंड बता दो यार, आपको टाइम कहाँ लगेगा, क्योंकि चौथी बार जो रिवीजन करने जा रहे हो इसका, सबसे पहले तो पहले और सेकंड चैप्टर का रिवाइज करना है, और जो आपकी चीज़ें छूट चुकी है उसको अच्छे से पढ़ना। मैं आपको जो रिवीजन करने के लिए बोलती हूँ ना, हल्के में मत लिया करो कि अगर आज का चैप्टर ग्रामीण विकास पंचायती राज, तो ना डायरेक्ट इसको पढ़ लो और इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि हाल में तो पढ़े नहीं, ये रिवीजन है। जो लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवीजन कर लो, तो ये आपके साथ में रिवीजन भी हो रहा है। अब देख लो, ये आज का चैप्टर था, उससे पहले इसका रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो आपको पहले इसका रिवीजन करना है, उसके बाद ये स्टार्ट करना है। जो ये थर्ड चैप्टर है उसमें आपको मेनली उसमें है कार्यक्रम, योजनाएं और एक पंचायती राज। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। मैं इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर बता रही हूँ ना, अभी तक रट लेना यार, सबको रट लेना।
रीजनिंग में वेन आरेख पढ़ना है, इस बार सबसे इजी टॉपिक है। और ये जो मिरर एंड जो वाटर इमेजेस बनती है वो पढ़ना है, आकार एवं आकृतियाँ पढ़ना है। और प्रीवियस शेड्यूल में अगर आपको कोई चैप्टर जो वीक रहा हो उसका आप रिवीजन करना। इसके क्वेश्चन, रीजनिंग का मतलब ही क्वेश्चंस होता है, रीजनिंग इज इक्वल टू क्वेश्चंस। ये इसमें समझने लायक कोई चीज़ें नहीं होती, बस क्वेश्चन निकालने लायक चीज़ें होती है सारी। यस तो 6 हमारा सब्जेक्ट है भारत का संविधान। भारत का संविधान में मैं राष्ट्रपति लास्ट शेड्यूल में कंप्लीट किया था। उस सबसे पहले तो राष्ट्रपति को रिवाइज करना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस देखना एक बार, देन उसके बाद आपको स्टार्ट करना है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, है ना, इस बार का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और इसमें प्रधानमंत्री में जो अपडेट हुआ है उसको ध्यान रखना हाल ही में, और आर्टिकल्स पढ़ना सबसे ज़्यादा इसमें। और प्रमुख प्रधानमंत्री कैसे पता चलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तब पता चलेंगे आखिर प्रमुख प्रधानमंत्री है कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि कार्यकाल याद रखना, प्रधानमंत्री के समय क्या क्या काम हुए वो याद रखना, मंत्रिपरिषद बुक को भी याद करना। परंतु सबसे ज़्यादा है हमारे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ढंग से रिवाइज करना और शॉर्ट नोट्स बनाना। लास्ट समय में इतने प्रधानमंत्री याद नहीं होंगे, राष्ट्रपति याद नहीं होंगे, अभी याद कर लोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। राजस्थान पॉलिटी में बात करूँ तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी यूनिट, और उसका फर्स्ट चैप्टर है जिला प्रशासन। इस बार हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिला प्रशासन, परंतु उससे पहले जो रिवीजन करना है, राज्यपाल का भी रिवीजन करना है। राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल का रिवीजन करोगे और सीएम का करोगे, हाईकोर्ट का भी करोगे, उनका करना जरूरी है क्योंकि यार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जिला प्रशासन पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना, क्वेश्चंस लगाना, और ध्यान रखना जो मैं आपको प्रीवियस बताती हूँ कि ये पढ़ना, उसको स्किप मत किया करो, याद किया करो, रिवीजन में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। साइंस बहुत बताइए सबसे पहले तो कि आज हमारा जो साइंस का सबसे मेन एक चैप्टर था जिसको कि RS के सिलेबस में एक लाइन में ख़त्म कर दिया गया था, परंतु हमने ऐसा होने थोड़ी दिया यार। RPSC वाले कुछ भी करेंगे यार, पर हम थोड़ी खत्म कर सकते हैं एक टॉपिक में, क्योंकि हमारे लिए तो सिलेक्शन लेना मेन मकसद है। तो जो विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर था दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो हाल ही में मुझे किसी का कमेंट आया था कि मैडम है ना दैनिक जीवन में मूलभूत विज्ञान के मूलभूत तत्व की मुझे आप नोट्स दे दो। अरे फिर मैंने कहा उनको कि इसमें बायो आती, केमिस्ट्री आती, फिजिक्स आती है, तो मेरा यकीन करे नहीं कि नहीं इन्होंने मूलभूत तत्व पूछे हैं। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व में सबसे पहले आता है बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जो ये तीनों इकाइयाँ वो मिलकर बनाती है दैनिक जीवन में विज्ञान। जो डेली लाइफ में जो साइंस है वो इसी प्रकार का काम आती है। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फाइनली बहुत बधाई हो कंप्लीट हो चुका है, जो कि सबसे बड़ा था। अब आने वाले जो ये सारी चीज़ें ना वो इतनी बड़ी नहीं है, वो फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो हल्के में मत लेना, बता रही हूँ, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो भी कंप्लीट हुई उनका रिवीजन करना, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनका रिवीजन करना। देन उसके बाद में जो ये चैप्टर है जैसे आहार एवं पोषण, संक्रामक असंक्रामक और पशुजन्य रोग पढ़ना है, कृषि विज्ञान को पढ़ना, ऊपर से और उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन को पढ़ना, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना इनको, ना वानिकी और पशुपालन इंडिया के संदर्भ में भी आता है, परंतु यहाँ हमारे राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है। और इन सभी के क्वेश्चंस निकालना, जैसे आपने जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस को स्किप किया तो स्किप मत करना यार, क्वेश्चंस निकालना। मैंने साइंस का पूरा दिशा पब्लिकेशन का जो बुक है वो अपलोड कर रखा है टेलीग्राम में, आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस निकाल सकते हो। और करंट है अगस्त और जुलाई का करंट घोट के पी जाना इस बार, ये दूसरी बार पढ़ने को दे रही हूँ मैं आपको, जुलाई और अगस्त का करंट पूरा घोट के पीना। विश्व में भूगोल की बात करें तो इसके लिए भी आपको बहुत बधाई हो, बहुत बधाई। इस शेड्यूल के बाद हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो लास्ट हमारे 2 महाद्वीप बाकी रहे हैं, अफ्रीका और अंटार्कटिका। इसमें आपको पढ़ना क्या है, अफ्रीका और अंटार्कटिका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट महाद्वीप हमारे, है ना। आप ऐसा, मैंने इसके लिए आपको टेलीग्राम में अपलोड किया था एक शॉर्ट नोट्स कि आप इस तरीके से भी विश्व भूगोल को पढ़ सकते हो। एक मैप बनाया, सारी चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड कर दिया, आप वो जाके देखना। और अफ्रीका और अंटार्कटिका को इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पठार पढ़ने, मैदान पढ़ने, मरुस्थल, झीलें, नदियाँ, चोटियाँ, औद्योगिक क्षेत्र, ये सारी जो पढ़ना, छोटे से महाद्वीप है, यूँ ही कर लोगे इनको। और जो अभी सारे 5 महाद्वीप हो चुके हैं उनका रिवाइज़ करना, ढंग से रिवाइज करना। देखो आप अगर इसमें ना ईमानदारी नहीं बरतोगे तो वो आपकी गलती है, फिर वो मेरी गलती नहीं, आपको शेड्यूल फॉलो करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। शॉर्ट नोट बना रहे, क्वेश्चंस लगाना सभी महाद्वीप के, क्योंकि ये लास्ट है। कंप्लीट हुआ 4th शेड्यूल का जो स्टडी प्लान डिस्कस था वो, और बहुत बधाई हो यार, आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है यार। जब आपका शेड्यूल कंप्लीट हो ना तो खुद को शाबाशी दिया करो, वाह वेल डन, हमने ये कंप्लीट कर दिया। क्योंकि अगर आप खुद के अकॉर्डिंग स्टडी करते ना तो मेरा यकीन मानिए आप नहीं कर पाते यार, इतनी प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती जो स्टडी प्लान से हो पाती है। और एक काम किया करो, आप पढ़ने के बाद जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना तो टिक मारा करो उनके आगे कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। जब सेकंड टाइम देखोगे ना कॉन्फिडेंस आएगा, वाह वेरी गुड, मेरा ये कंप्लीट हो चुका, मैं इतने सारे लोगों से आ गए हो ना। देखो कुछ करो या नहीं करो, इसको फॉलो करके आप एक सिंसियर स्टूडेंट, और इतना तो यकीन कर ही लेना कि आप जो भी पेपर दोगे ना जरूर क्लियर करोगे। बाकायदे आप इसको ईमानदारी से फॉलो आपने किया हो और क्वेश्चंस निकालो, शॉर्ट नोट्स बनाए हो। क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो करो यार, हल्के में मत लो। देखो हल्के में लोगे ना तो ये आपके जो चैप्टर्स है, नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। नोट्स पढ़ते रहो, आंखों के सामने उनको लाते रहो, अच्छा ये चीज़ लाते रहो, आंखों को अच्छा लगेगा, आपको आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, परंतु याद नहीं होगा। याद कैसे हुआ तभी पता चलेगा जब क्वेश्चंस निकालोगे और आपको आंसर आएंगे। आंसर नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है, उसको ढंग से क्लियर करो वापस। और जो नए स्टूडेंट है अगर वो देख रहे हैं इस शेड्यूल को, तो बताती हूँ मैं कि अगर आपने आज देखा है तो आज से ये चीज़ फॉलो कर लो। जो पीछे की चीज़ें रही है ना उनको
आज के साथ लेके चलो। आपने आज देखा है तो कोई बात नहीं, जो पीछे की छूट गई छूटने दो, आज का शेड्यूल फॉलो करो, देन अपने टाइम मैनेज के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को लेते हुए चलो। और क्योंकि उससे ना आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगी ये सारी चीज़ें कि आप अपने टाइम के साथ उन सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। देन जो भी नोट्स है उसका मैं PDF अपलोड कर ही चुकी हूँ, क्वेश्चंस के भी कर चुकी हूँ यार। क्वेश्चंस वो खरीदने की जरूरत भी नहीं है, आपको इसी के साथ में सारा कर देती हूँ। और एक चीज़ बताओ, मैं आपको शेड्यूल देती हूँ, स्टडी प्लान देती हूँ ना, सारा अच्छे से डिस्कस करके बताती हूँ यार। मुझे पता है अगर एक स्टूडेंट को भी हेल्प मिले ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कमेंट कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो कि हाँ हमें इतनी अच्छी चीज़ मिली है। और भी जो कि RS के लिए बहुत सारे स्टूडेंट थे, ये क्वेरी थी कि टाइम टेबल बताओ, हम किस टाइम पढ़े किस टाइम नहीं पढ़े, है ना। जो जॉब वाले हैं, जो कोई वर्क करते हैं, कि हम हमारा टाइम कैसे मैनेज करें, तो मैं उसके लिए बड़ा जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। और आप इतना अच्छा कर रहे हो यार। अब पता है मतलब कि आज 10 दिन हो चुके हैं स्टडी प्लान को यार। एक खुद के अंदर खुद को कॉन्फिडेंस फील कराया करो कि यार मैंने इतना अच्छा कर लिया और मैं आगे भी बहुत अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी। क्योंकि आप एक चीज़ बताओ, आप ये फॉलो कर रहे हो ना, चाहे आप एक स्टूडेंट हो चाहे आप 5 स्टूडेंट हो जो फॉलो कर रहे हो, कोई और फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, तो आप उनसे कितना आगे हो ना ऑब्वियसली। तो खुद के लिए क्लैपिंग कि आप इतना अच्छा कर रहे हो। किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बता दिया करो, टेलीग्राम में मैं सारी चीज़ अपलोड कर देती हूँ। और जो नए स्टूडेंट आए हो कमेंट में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी, सारी अपडेट मिलेगी। और जो RS का स्टडी प्लान ये जो शेड्यूल है उसको फॉलो कर रहे हो स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगी दैनिक जागरण नाम से मैं एक न्यूज़पेपर अपलोड करती हूँ ना टेलीग्राम चैनल, उसको पढ़ा करो, बहुत अच्छा है वो। जो हिंदी माध्यम से जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो ज़्यादा उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। ये जो वीडियो है इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। पढ़ते रहो बेशक, बिना डर के। कितना भी कंपटीशन है, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा काम ढंग से करना है, ईमानदारी के साथ करना है, 100% के साथ करना है। और मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।